अध्याय 51। जीप ने कुछ ही मिनटों में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बेक कैन गोन का चेहरा गंभीर था। वह रात में उड़ते हुए गाड़ी चला रहा था। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा। मकान, पुलिस की गाड़ियां, संकेत चिन्ह, खेत, सब कुछ चमकता हुआ गुजर गया। वह थोड़ी विचलित थी और बोली, पहले परिवार को मारने के बाद हत्यारा खाने और अपना कोट बदलने के लिए थोड़ी देर के लिए घटनास्थल पर रुका था, इसलिए दूसरे परिवार को मारने में भी समय लगा। इसका मतलब है कि हत्यारे के पास पहले स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए केवल आधा घंटा था। यह कहना कि हत्यारा पैदल चला थोड़ा अनिच्छुक है और लोगों का ध्यान आकर्षित करना आसान है, लेकिन अभी हमें कोई गवाह नहीं मिला है जो सड़क पर हत्यारे से मिला हो। आपराधिक जांच दल ने भी सिर्फ इतना कहा कि दूसरे परिवार का घर एक दूरदराज की सड़क पर है। क्या ऐसा हो सकता है कि हत्यारे के पास हत्या करने से पहले कोई विकल्प था? क्या पिछली अटकलें गलत थीं? बोलने के बाद जियान याओ थोड़ा स्तब्ध था। यह पहली बार था जब उसे बो जिन्यान के तर्क पर संदेह हुआ। यह मुद्दा अपेक्षाकृत नाजुक था, लेकिन जियान याओ ने बो जिनयान को ईमानदार आंखों से देखा, क्योंकि वास्तविक स्थिति को समझना वास्तव में बहुत मुश्किल था। बेक कैन गोन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया और अपना मुंह खोला। मैं गलती कैसे कर सकता था, जियान दाओ? हाँ, इस समय कार कच्ची सड़क पर जा रही थी। जिस घर में हत्या हुई उसके बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और घेरा लगा दिया गया था। बेक कैन गोन ने कार रोकी और घर की ओर देखा जो खून से भरा हुआ था। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मृत्यु की अपनी कीमत होती है। हमारे पास हत्यारे की शक्ल और पहचान निर्धारित करने का एक तरीका है। जियान दाओ दंग रह गया। वास्तव में वह बो जिन्यान की सोच के साथ तालमेल नहीं रख सकी। जबकि वह सोच रही थी कि उसने गलत अनुमान लगाया था, उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। बेक कैन गोन ने कार का दरवाजा खोला, जियान दाओ की ओर देखने के लिए मुड़ा। मेरे बगल में चलो। दूसरा अपराध स्थल पहले की तरह ही अव्यवस्थित और अस्तव्यस्त था, तथा क्रूरता का स्तर और भी अधिक भयावह था। जियान दाओ ने बस एक नज़र डाली और फिर बाहर इंतजार करने चला गया। कुछ ही क्षण बाद बेक कैन गोन घर से बाहर चला गया। उसने अपने खून से सने दस्ताने उतारे और उन्हें औजारों की टोकरी में रख दिया और जियान दाओ के पीले चेहरे को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो यहाँ आओ और मुझे गले लगाओ। लोगों से घिरे जियान दाओ ने स्वाभाविक रूप से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और उसके पास चली गई। बेक कैन गोन ने आगे देखा। उसका हाथ उसके बगल में लटका हुआ था और वह चुपचाप उसका ठंडा हाथ पकड़े हुए था। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? वे सब जानते हैं कि मैं तुम्हारी औरत हूँ, बेक कैन गोन ने शांति से कहा। जियान दाओ थोड़ा शर्मिंदा था। बेक कैन गोन स्पष्टतः बहुत क्रोधित था। हत्यारे ने अपनी आंखों के सामने ही लगभग 10 लोगों की जान ले ली। फिर भी उसे उसकी मनोदशा की परवाह थी। इसीलिए उनका प्रेम भाषण इतना गहरा था। उसने धीरे से उसका हाथ हिलाया। तुम सिर्फ मामले को सुलझाने पर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान मत दो। मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। क्या यह पर्याप्त सांत्वना है? बेक कैन गोन ने धीरे से अपना सिर जियान दाओ की ओर घुमाया। उसकी आंखें अहंकारी और ठंडी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें एक ही समय में दोनों भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाने की क्षमता नहीं है? बेशक, 2 भूमिकाएं केवल जासूस और प्रेमी की थी। जियान दाओ अवाक रह गया। वह सचमुच हत्यारे से क्रोधित था।
जब मैं बिस्तर से बाहर निकला तो आग पहले से ही जल रही थी। अब यह और भी अधिक प्रचंड रूप से जल रही है। चाहे मैं इसे कितना भी मनाने की कोशिश करूं, यह काम नहीं करेगी। उसे अकेला छोड़ दो, उसे गुस्सा करते रहने दो। वैसे भी जब वह क्रोधित होगा तो वह मामले को तेजी से सुलझा लेगा। इस समय एक युवा पुलिसकर्मी की आवाज सामने से गूंजी, मिल गया। प्रोफेसर बो, हमने पा लिया। जियान याओ चौंक गया और जल्दी से बो जिन यान के साथ वहां चला गया। सड़क के किनारे एक पुलिस तकनीकी वाहन खड़ा था, जिसके पीछे कई कंप्यूटर लगे हुए थे। कई तकनीशियन स्क्रीन के सामने बैठे थे। एक युवक ने कंप्यूटर पर छवि की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वह व्यक्ति है। वे रात में चलती एक सार्वजनिक बस पर लगे निगरानी कैमरे से वीडियो देख रहे थे। यह हत्यारे की पहचान और उपस्थिति निर्धारित करने का तरीका है, जिसका उल्लेख बेक कैन गोन ने किया है। जब वास्तविकता सिद्धांत का खंडन करती है, तो सत्य घने कोहरे में छिप जाता है। कई लोग स्वयं पर संदेह कर सकते हैं, झिझक सकते हैं और रुक सकते हैं, लेकिन बाक कैन गोन के लिए ऐसा नहीं हो सकता। उनमें पूर्ण आत्मविश्वास था, उनका आत्मसम्मान सही था तथा उनकी मनोदशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह पहले से ही जो आधार मान चुके हैं, उसके अनुसार दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। अटकलों के संबंध में बेक कैन गोन ने एक सरल और स्पष्ट सिद्धांत दिया। हत्यारे को कार चलाना नहीं आता था। घटनास्थल पर अन्य वाहनों के कोई निशान नहीं थे और हत्यारे से मिलने वाले कोई गवाह भी नहीं थे। इसलिए दूसरे अपराध स्थल तक पहुंचने के लिए उनके पास केवल एक ही साधन था, जो कि रात्रि बस थी। परिणामस्वरूप बेक कैन गोन को वास्तव में अपराधी मिल गया। बेक कैन गोन ने सिर झुकाया, उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। जियान दाओ ने भी अपनी आंखों से उसका पीछा किया। यद्यपि छवि का रिजोल्यूशन उच्च नहीं था, फिर भी वे यह पहचान पाए कि वह औसत कद और दुबले शरीर वाला व्यक्ति था। उसने सादा काला कोट पहना हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसका रूप रंग सामान्य था और उसकी आंखें थोड़ी फीकी लग रही थी। युवा पुलिस अधिकारी ने कहा, व्यक्ति रात करीब 10 बजे बस में चढ़ा और 10:15 बजे उतर गया। बस में चढ़ने और उतरने का स्थान दोनों हत्याओं के दृश्यों से मेल खाता है। एक अन्य ने कहा, यह एक ग्रामीण क्षेत्र है। रात में चलने वाली सार्वजनिक बसों में लगभग कोई यात्री नहीं होता, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हमें कोई गवाह नहीं मिल सका। यह वही है, बेक कैन गोन ने हल्की आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। मुझे एक और छवि मिली, युवा पुलिसकर्मी चिल्लाया। सभी लोग उसकी उंगली का अनुसरण करने लगे। यह एक बस स्टेशन के निगरानी कैमरे से ली गई तस्वीर थी। वही आदमी फिर से दिखाई दिया। पुलिसकर्मी ने बताया, समय रात के 11 बजे हैं। स्थान ले डुक शहर से गुजरने वाले मार्ग पर खुन्यू बस स्टॉप है, जो दूसरे अपराध स्थल से ज्यादा दूर नहीं है। सब लोग चुप थे। दूसरे परिवार की हत्या के बाद हत्यारे ने कहां जाने की योजना बनाई थी? स्क्रीन पर वह आदमी स्थिर खड़ा था। चूंकि उसने गहरे रंग की जैकेट और पैंट पहन रखी थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उस पर खून के धब्बे थे या नहीं। उसके बगल में एक साइन पोस्ट है जो मार्ग बताता है, लेकिन उस आदमी ने साइनबोर्ड की ओर नहीं देखा, बस सीधे सामने देखता रहा। 928 और 900 नंबर की 2 कारें उस आदमी के सामने आकर रुकीं, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। जब बस संख्या 910 आई तो वह धीरे धीरे उसमें चढ़ गया। अपराध के कुछ ही घंटों बाद हत्यारे और उसके रास्ते का चित्र सामने आया। जांचकर्ताओं के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। तकनीकी कर्मचारी सभी युवा थे और वे भावुक दिख रहे थे। एक व्यक्ति ने फोन किया, दूसरे ने तस्वीरें भेजी।
जिस व्यक्ति को पहली तस्वीर मिली थी, उसने ऊंची आवाज में कहा, हम अपराधी को जरूर पकड़ लेंगे। हाँ, हाँ, सभी ने दृढ़ निश्चय दिखाते हुए कहा। जियान दाओ का मूड भी उथल पुथल हो गया। शायद परिवार की त्रासदी को देखकर पुलिसकर्मी का उत्साह और जोश बढ़ गया था। जल्दी खुश मत हो जाओ, अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। भीड़ दंग रह गई। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि केवल बो जिन यान सेल फोन को घूर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था, उसमें किसी भी प्रकार की भावना या खुशी का भाव नहीं था। फिर उसने फोन रख दिया और चारों ओर सबकी ओर देखने लगा। यह मार्ग आंतरिक शहर क्षेत्र में जाता है, बेक कैन गो ने ठंडे स्वर में कहा। एक क्रूर हत्यारा शहर बी में घुस आया है, जो एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उसने बस एक चाकू घुमाया और बेतरतीब ढंग से एक या दो लोगों को मार डाला। मुझे यहाँ खुश होने जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। बाहर भोर हो चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्र की कच्ची सड़क ठंडे कोहरे से ढकी हुई थी। निगरानी कार से बाहर निकलते हुए जियान दाओ ने बो जिन यान की आस्तीन खींची। आपने अभी जो कहा वह सभी के लिए थोड़ा अपमानजनक था। युवा लोग उत्साह से भरे हुए थे। उसके ठंडे शब्दों के बाद सब शांत हो गया। यद्यपि सभी लोग अपने काम पर ध्यान दे रहे थे, फिर भी माहौल पहले जैसा सहज नहीं था। बेक कैन गोन, क्या ऐसा है? मैं सच कह रहा हूं। पुलिस के तौर पर उन्हें यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। वे अभी भी युवा हैं। क्या आपको लगता है कि हर किसी का मन आपकी तरह जल्दी बदल जाता है? जियान दाओ ने कहा, आप एक वरिष्ठ हैं। आपको कभी कभी सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं। इस बार बेक कैन गो ने अपना मुंह खोले बिना बस उसकी ओर देखा। दोनों कार में वापस आ गए। अब बाकी काम इंतजार करना था। जियान दाओ ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है? बो जिन यान ने उत्तर दिया, सो जाओ। फिर उसने नक्शा खोला, उसकी कलम ली और सिर झुकाकर उसे देखने लगा। जियान दाओ उसकी ओर झुका। तुम क्या खोज रहे हो? बो जिन यान ने नक्शे पर कुछ बिंदुओं पर अपनी कलम से इशारा किया। जब हत्यारा दूसरे शहर में पहुंचा, तो जिस बस स्टॉप पर वह उतरा, वह 910 रूट वाले बस स्टॉप से काफी दूर था। उन्होंने मानचित्र पर एक रेखा खींची। दूसरा अपराध स्थल उस मार्ग पर है जिस पर हत्यारे ने बस बदली थी। बेक कैन गोन की बात सुनकर जियान दाओ के दिमाग में एक सुराग उभरा, लेकिन वह स्पष्ट नहीं था। बेक कैन गोन ने अपना सिर उठाया, आगे देखा और जवाब दिया, हत्यारे ने 2 परिवारों को मार डाला। शायद यह यादृच्छिक था, या कोई ऐसा संबंध हो सकता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन एक बात निश्चित है, हत्यारे की आत्मा टूट चुकी है। उसे हत्या का भ्रम है। जियान दाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब बेक कैन गोन ने नक्शा नीचे रखा और अपना सिर उठाया, तो उसके होंठ उसके गाल को छू गए। उसने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें गहरी थी। मुझे चूमो। जियान दाओ ने चारों ओर नजर घुमाई, आसपास कोई नहीं था। इसलिए उसने जल्दी से बेक कैन गोन की गर्दन को गले लगाया, उसके पतले होठों पर एक कोमल चुंबन दिया। चलो, बेक कैन गोन, क्या आपको ईंधन जोड़ने की जरूरत है? आप हमेशा स्थिर रहे हैं और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते रहे हैं। चलो का मूल अर्थ है तेल डालो। जियान दाओ, ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। दोनों ने कुछ देर तक इंतजार किया और अंततः खबर मिल ही गई। लेकिन यह बहुत बुरी खबर है। जियान दाओ ने फोन का स्पीकर चालू कर दिया। दूसरी तरफ से इंजीनियरिंग पुलिस अधिकारी की आवाज आई, प्रोफेसर बो, बस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति सुबह 4:30 बजे शहर के पूर्व में बस से उतरा और फिर गायब हो गया।
हम आस-पास के सभी निगरानी कैमरों की जांच कर रहे हैं और उसकी तलाश के लिए बल भी भेज रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। पुलिस संदिग्ध का पता लगाने में विफल रही। जैसा कि बेक कैन गोन ने कहा था, घनी आबादी वाले आंतरिक शहर क्षेत्र में प्रवेश करना समुद्र में पत्थर फेंकने के समान है। जियान दाओ ने बो जिन यान की ओर देखा। उसका चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ लग रहा था। क्या आपके पास कोई नया निर्देश है, प्रोफेसर? अगर नहीं, तो मैं अभी फोन रखता हूँ। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कहा। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उदासीनता से बोले, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, अच्छा काम करते रहो। दूसरा पक्ष अचंभित रह गया। हाँ, फोन रखने के बाद जियान दाओ बो जिन यान की ओर मुड़ी। उसकी आंखों के कोने में एक मुस्कान दिखाई दी। बुरा नहीं है, वह पुलिस के प्रति विनम्र था। हालांकि मुझे डर है कि दूसरा पक्ष यह सोचेगा कि मैं प्रभावी ढंग से काम न करने के लिए उनका मजाक उड़ा रहा हूं। अब हमें क्या करना चाहिए? जियान दाओ ने पूछा। बेक कैन गोन ने फिर से नक्शा पकड़ा और उसे ध्यान से देखते हुए बुदबुदाया, वह एक विशेष स्थान पर जाएगा। जियान दाओ, तुम्हें कैसे पता कि हत्यारा बस कार में कूदकर बिना किसी उद्देश्य के लोगों की हत्या करता हुआ नहीं घूम रहा था? हालांकि हत्यारा अब होश में नहीं है, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति और अवचेतना अभी भी मौजूद है। 910 बस पर चढ़ने से पहले उसने साइनबोर्ड पर ध्यान नहीं दिया। उसने पहले स्टॉप से लेकर आखिरी स्टॉप तक सबसे तेज रूट का अनुसरण करते हुए एक अलग बस रूट लिया। इससे साबित होता है कि हत्यारे ने इस बस रूट का कई बार इस्तेमाल किया है। अभी उसे बदला, विजय और मुक्ति का भ्रम लेकर एक जगह जाने की जरूरत है, बो जिन्यान ने समझाया। लेकिन हमें कैसे पता कि वह कहाँ गया? तभी जियान दाओ का फोन फिर बज उठा। अंततः उन्हें अच्छी खबर मिली। हमने संदिग्ध की पहचान कर ली है। उसका नाम झांग चेंग है, 28 साल का, होंग्युन शहर में रहता है, जहां पहला मामला हुआ था। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आपराधिक पुलिस अधिकारी ने जल्दी से झांग चेंग का पता बताया। बो जिन्यान ने जल्दी से कार स्टार्ट की और बहुत तेजी से भाग गया। घर वह जगह है जहां सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं, उन्होंने कहा। इस बिंदु पर एक मनोरोगी और एक सामान्य व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। अध्याय 52। आकाश गहरे नीले रंग में रंगा हुआ था। जमीन धुंध की एक परत से ढकी हुई थी, विशेष रूप से शांत। बेक कैन गोन और जियान दाओ जंगल से घिरे एक छोटे से घर के पास खड़े थे। संदिग्ध च्योंग थान ने भी दुनिया से अलग रहने पर विचार किया था। यह स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ था, इसलिए बेक कैन गोन बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आपराधिक जांच दल से पहले वहां पहुंच गया। क्योंकि वह स्थान अत्यंत शांत था, वह और जियान दाओ दूर से पुलिस सायरन की आवाज को हल्की सी सुन सकते थे। क्या हम पुलिस का इंतजार करें और फिर अंदर जाएं? नहीं, बेक कैन गोन ने दस्ताने पहन लिए। उनकी आंखों के कोनों में एक खुश मुस्कान चमक उठी। इतने सारे लोगों के साथ स्वाद खो जाएगा। जियान दाओ को बेक कैन गोन के रवैये से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि यह व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान है, लेकिन जब उसका सामना किसी हत्या के मामले से होता है, तो वह अक्सर अपनी सहज प्रवृत्ति से उत्पन्न उत्तेजना को छिपा नहीं पाता। वही पुरानी कहावत, आप इतने मजबूत होते हुए भी इतने बचकाने कैसे हो सकते हैं? ठीक है, चलो अंदर चलें। जियान दाओ मुस्कुराया। बेशक वह उसके साथ जाएगी। सौभाग्य से पतला पीला लकड़ी का दरवाजा खुला था और हल्के से धक्का देने पर खुल गया। एक अवर्णनीय दुर्गंध उनकी नाक में घुस गई, जिससे जियान दाओ को लगभग उल्टी आ गई। बेक कैन गोन ने अपना हाथ उठाकर अपनी नाक ढक ली। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं,
था और वह सीधे घर में चला गया। जियान दाओ ने अपना संयम वापस पा लिया। उसने भी अपनी नाक ढक ली और उसके पीछे चल दी। घर के बाहर रोशनी कम थी। घर के अंदर लगभग अंधेरा था। खिड़की कसकर बंद थी और जियान दाओ ने छोटे से कमरे में एक दर्पण और एक मेज को अस्पष्ट रूप से देखा। जमीन पर सामान बिखरा पड़ा था, इसलिए वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। यह पहली बार था जब जियान दाओ ने उस हत्यारे के घर में कदम रखा था और वहां अभी भी घना अंधेरा था। उसका पैर किसी खुरदरी चीज पर पड़ गया। जियान दाओ ने सांस छोड़ते हुए कहा, क्या यह मानव मांस का टुकड़ा नहीं है? उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर पीछे से बेक कैन गोन की शर्ट पकड़ ली। बेक कैन गोन अंधेरे में टटोलते हुए खोज रहा था। वह अचानक रुक गया और अपना सिर जियान दाओ की ओर घुमाया। बेशक उसने अभी भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। बेक कैन गोन ने एक हल्की आह भरी। जियान दाओ, क्या हुआ? उसने अस्पष्ट रूप से उसे अपना सिर घुमाकर अपनी पीठ पर रखे हाथ को देखते हुए देखा। अति सुंदर, एक गहरी, चुंबकीय आवाज गूंजी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जियान दाओ थोड़ा शर्मा गया। यह लड़का, हालांकि वह उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रही थी, पर वह कल्पना कर सकती थी कि वह उसे घूर रहा है। कुछ सेकंड बाद एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और उसकी दृष्टि अचानक उज्ज्वल हो गई। सिर के ऊपर की पीली रोशनी ने एक पल के लिए पूरे घर को रोशन कर दिया। जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध था। बेक कैन गोन सचमुच उसकी ओर गहरी निगाह से देख रहा था, जबकि उसका एक हाथ दीवार पर रखा हुआ था। उसे अभी अभी लाइट स्विच मिला है। बेक कैन गोन ने पीछे मुड़कर घर की जांच जारी रखी। जियान दाओ चुप था। प्रोफेसर बेक वास्तव में अपराधों को सुलझाने और प्यार में पड़ने से नहीं चूकते। जियान दाओ के सामने का दृश्य कूड़े के ढेर जैसा लग रहा था। हल्के नीले रंग की चादर पर दाग लगे हुए थे। कंबल एक तरफ फेंका हुआ था। मेज गंदे बर्तनों से भरी हुई थी। जमीन प्लास्टिक के लंच बॉक्स, कूड़े के थैलों और बदबूदार कपड़ों और जूतों से अटी पड़ी थी। मक्खियां भिनभिना रही थी। हवा में हल्की सी पेशाब की गंध आ रही थी। यह कैसा मनोरोगी है, जिसके पास कोई शैली नहीं है? बेक कैन गोन ने एक वाक्य बुदबुदाया और फिर जमीन पर पड़े कूड़े में खोजबीन शुरू कर दी। एक महिला होने के नाते जियान दाओ स्वतः ही सफाई कर्मी का काम संभाल लेती है। उसने मेज की हर दराज की जांच की। जियान दाओ को जल्दी ही सुराग मिल गया। सबसे पहले दराज में एक पीला लिफाफा रखा है। उन्होंने बेक कैन गोन को एक खाली लिफाफा दिया, जिसके बाहर बॉल पॉइंट पेन से तारीखें लिखी थी। जनवरी 2003 से जून 2003। एक ही व्यक्ति द्वारा साफ और स्पष्ट लिखावट। बेक कैन गोन ने लिफाफा पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। फिर उसने एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक चमकदार लाल रंग का 100 युआन का नोट निकाला। यह मासिक जीवन यापन व्यय है, बेक कैन गोन बोला। किसी ने इसे ट्रुओंग थान को दे दिया। जियान दाओ ने सिर हिलाया। इससे पहले बेक कैन नगोन ने अनुमान लगाया था कि अपने मानसिक विकार के कारण ट्रुओंग थान अपना भरण पोषण करने के लिए काम नहीं कर सकता था और उसे अपने परिवार की मदद पर निर्भर रहना पड़ता था। जियान दाओ को अभी अभी मिले पैसों से भरे दिनांकित लिफाफों से उसके तर्क की पुष्टि हुई। कुछ देर बाद जियान दाओ को दराज में सफेद कागज के 2 फटे हुए टुकड़े मिले। हालांकि वह पूरी तरह से सुरक्षित था, फिर भी वह कागज पर लिखे बड़े काले अक्षरों को पढ़ सकती थी। खाने का समय हो गया है। अंधेरा हो गया है, इसलिए नहा लो और सो जाओ। कागज पर लिखी हस्तलिपि लिफाफे पर लिखी हस्तलिपि के समान है। जियान दाओ को इसमें कोई संदेह नहीं था।
यह निश्चित रूप से उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। इस समय बेक कैन नगोन ने भी कचरे से कुछ गंदे सफेद कागज ढूंढे और उन्हें जियान दाओ को दे दिया। जियान दाओ ने इसे पढ़ने के लिए उठाया। लिखावट एक जैसी थी। दोनों ही कागजों पर बाथरूम में हाथ धोने और शहर से बाहर न जाने की याद दिलाने वाले नोट थे। कागज के दोनों टुकड़ों पर टेप चिपका हुआ था, जिससे पता चलता था कि वे घर में कहीं फंस गए थे। पुरुष, सुशिक्षित, औसत आर्थिक स्थिति, मध्यम आयु वर्ग। बेक कैन गोन ने कागज पर लिखे शब्दों को घूरकर देखा और धीरे से अपना मुंह खोला। जब दोनों ने लगभग पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, तो पुलिस की गाड़ियां आ पहुंचीं तथा अनगिनत हेडलाइटें घर के अंदर चमकने लगी। पुलिसकर्मी तुरंत घर में घुस गए। जियान याओ और बो जिन्यान को देखकर वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन तुरंत बोले, प्रोफेसर बो, क्या आपको कुछ मिला? जियान याओ बो जिन्यान की ओर मुड़े। उन्होंने उन्हें लिफाफा और कागज पुलिस को देने का संकेत दिया और साथ ही बोले, कोई संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल कर रहा है और बहुत ध्यान से। लेकिन यह व्यक्ति कुछ समय से यहाँ नहीं आया है, अन्यथा घर इस तरह कूड़े के ढेर में नहीं बदल जाता। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने आगे कहा, उसे छोड़ दिया गया था। सब लोग चुप थे। क्या यही कारण है कि ट्रुओंग थान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया? पुलिसकर्मी अन्य सबूतों की तलाश में इधर-उधर फैल गए। जियान दाओ बो जिन यान के बगल में खड़ी थी और उससे पूछा, हम उस व्यक्ति की पहचान कैसे निर्धारित कर सकते हैं? उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि झांग चेंग का गंतव्य संभवतः उस व्यक्ति से संबंधित था जो उसकी देखभाल करता था, और यह संभव भी था। लेकिन इस घर में उस व्यक्ति के बारे में कोई अन्य सुराग नहीं थे। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान झलक रही थी। बेशक मेरे पास एक रास्ता है, उसकी धीमी, आत्मविश्वास भरी आवाज ने जियान दाओ के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसके पास हमेशा कोई रास्ता होता है। अब क्या उसे सच्चाई जानने के लिए इस गंदे घर की परतें उधेड़नी होंगी? जियान दाओ ने बेक कैन गोन को उम्मीद और प्रशंसा की नजरों से देखा। वह मुस्कुराया, लेकिन हमेशा की तरह अटकलें लगाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि मेज की ओर चला गया और मेज पर पड़े कचरे को हटाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। जियान दाओ के सामने एक पुराना लाल डेस्क फोन आया। आपने एक बार कहा था कि आप मामलों की जांच करते समय शॉर्टकट अपनाना पसंद करते हैं। बेक कैन गोन ने स्पीकर फोन चालू किया, तो बीप बीप की आवाज गूंजी। उसने पुनः रिप्ले बटन दबाया। जियान दाओ चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रखता रहा। यह विधि वास्तव में अनुमान लगाने की तुलना में अधिक सरल और प्रभावी है। आप वास्तव में शॉर्टकट लेना जानते हैं। पुलिस वालों ने यह देखा और सांस रोककर खड़े होकर इंतजार करने लगे। अप्रत्याशित रूप से जब बेक कैन गोन ने रीडायल बटन दबाया, तो एक यांत्रिक महिला की आवाज के साथ फोन की घंटी बजी। आपकी सदस्यता अवैतनिक बिलों के कारण निष्क्रिय कर दी गई है। यह एक पुराने जमाने का फोन था, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल को प्रदर्शित करने के लिए कोई स्क्रीन नहीं थी। एक पुलिसकर्मी ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला। मैं ब्यूरो को फोन करके इस नंबर की जांच करूंगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बेक कैन गोन, यह बहुत धीमा है। सब लोग दंग रह गए। उसने रिसीवर उठाया, उस पर नजर डाली और फिर उसे जियान दाओ को दे दिया। जियान दाओ ने रिसीवर लिया, जिस पर लैंडलाइन नंबर चिपका हुआ एक छोटा सा टेप का टुकड़ा था। उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके ऑनलाइन जाकर इस लैंडलाइन नंबर के लिए 100 युआन का भुगतान कर दिया। जियान दाओ ने मन ही मन सोचा, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा समय आएगा जब उसे एक सीरियल किलर का फोन बिल चुकाना पड़ेगा। बो जिन्यान की मामलों की जांच करने की पद्धति सचमुच बेजोड़ है।
अंततः फोन काम करने लगा। कुछ घंटियां बजने के बाद एक आदमी ने फोन उठाया। वह बहुत धीमे स्वर में बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह अभी भी जागा नहीं था। इथान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे मत बुलाओ? मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मेरा पूरा परिवार सो रहा है। बो जिन्यान ने अपना मुंह खोला। हेलो, क्या आप झांग चेंग के भाई हैं? फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी हैरान रह गया। हाँ, आप कौन हैं? आप उसका फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उसकी आवाज अचानक तनावपूर्ण हो गई। क्या आ चेंग को कुछ हुआ है? बो जिन्यान ने जल्दी से जवाब दिया। एक शब्द में कहना मुश्किल है। सभी खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर लें। घर से बाहर न निकलें। आपका भाई आपको मारने के लिए आ रहा है। वह आदमी चौंक कर बोला। आप क्या कह रहे हैं? उसके बगल में खड़े पुलिसकर्मी भी बहुत हैरान थे। बेक कैन गोन ने पुलिसकर्मी की ओर मुड़कर कहा, उसका पता लेकर तुरंत मुझे भेजो। इतना कहने के बाद उसने जियान दाओ की ओर देखा। चलो चलें। जियान दाओ ने बो जिन यान का पीछा किया। प्रवेश द्वार पर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुलिसकर्मी ट्रोंग थान के भाई को फोन पर कुछ समझा रहा था। बाकी लोगों ने अपना काम जारी रखा। ट्रोंग थान को पकड़ने के लिए स्वर्ग का विशाल जाल फैलाना शुरू हो गया है। यदि उसके भाई का घर सचमुच उसकी भयावह यात्रा का अंतिम गंतव्य था। सुबह सुबह उपनगरों की सड़कें विशेष रूप से चिकनी होती हैं। बादलों के पीछे सूरज दिखाई दिया। जियान दाओ यात्री सीट पर सो गया। जब वह जागी तो कार शहर के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। बेक कैन गोन अभी भी गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसका चेहरा सुबह की रोशनी में सफेद और साफ था। उसकी लंबी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर टैप कर रही थी। उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह अंतिम सत्य के करीब पहुंच रहा था। कोई फोन कॉल नहीं। हालांकि वह फोन की घंटी नहीं सुन सकी। फिर भी जियान दाओ ने एक सवाल पूछा। नहीं है, बाक कैन गोन ने उत्तर दिया। जियान दाओ को थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब यह है कि ट्रोंग थान के अपराध जारी रखने की संभावना बहुत कम है। वह स्पष्ट रूप से आसपास के क्षेत्र में आया था। बेक कैन गोन ने आगे कहा। जब वह बस में चढ़ा था तब से लेकर अब तक का समय उसके लिए शहर बी का 3 बार चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है। अपने भाई के घर के पास कहीं मौजूद मानसिक रूप से विक्षिप्त और निर्दयी हत्यारे के बारे में सोचकर जियान दाओ को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लोगों का समुद्र इतना विशाल है कि अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। पुलिस को ट्रोंग थान के मेडिकल रिकॉर्ड मिल गए। जियान दाओ ने कहा, उसका भाई उसकी इतनी परवाह करता था, तो वह उसे इलाज के लिए अस्पताल क्यों नहीं ले गया? उनके जाने के कुछ समय बाद ही पुलिस को झांग चेंग के घर के कूड़ेदान में उसके मेडिकल रिकॉर्ड मिल गए। चिकित्सा परीक्षण इस वर्ष के प्रारंभ में आयोजित किया गया था। बाक कैन गोन, मुझे नहीं पता। हालांकि अधिकारियों के आंकड़ों के आधार पर शहर बी में हर साल कम से कम आधे गंभीर मानसिक रोगियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता है। जियान दाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? बो जिन यान के मुंह के कोने में एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। क्योंकि अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर नहीं है। आम तौर पर बेक कैन नगोन की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हमेशा जियान दाओ को मजाकिया लगती थी, लेकिन आज वह हंस नहीं सकी। रास्ते में उन्हें दूसरी स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे बाक कैन नगोन सबसे अधिक घृणा करता था। वह थी ट्रैफिक जाम। इस समय वे 2 घंटे से अधिक समय से सड़क पर थे और लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे, जो कि आगे चौराहे पर स्थित इमारत थी। दोनों ने एक पुलिस कार को तेजी से गुजरते हुए भी देखा। फुटपाथ पर आप कभी कभी 1 या 2 पुलिस कर्मियों को गश्त करते हुए देख सकते हैं। सभी ने महसूस किया कि सुबह सुबह सड़कों पर माहौल अचानक तनावपूर्ण और गंभीर हो गया।
लेकिन ट्रैफिक जाम तो फिर भी ट्रैफिक जाम ही है। केवल अंतिम 2 किलोमीटर ही शेष रह गए थे, इसलिए बेक कैन गोन को गाड़ी चलाने में 10 मिनट से अधिक समय लगा। जियान दाओ ने फोन रख दिया और वो जिन्यान से कहा, वे पुलिस कारों के लिए सड़क खाली करने के लिए तुरंत यातायात नियंत्रण लागू करेंगे। बेक कैन गोन ने हल्के स्वर में कहा, बहुत बढ़िया, तब तो इस सड़क पर बाकी सभी लोग एक ही स्थान पर मर जाएंगे। यह जानते हुए कि वह आतन उसका मजाक उड़ा रहा था, जियान दाओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। यातायात धीरे धीरे चल रहा था। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। 50-60 मीटर आगे एक आदमी फुटपाथ पर फूलों की क्यारी के किनारे सिर झुकाए बैठा दिखाई दिया। वह काली जैकेट और काली पैंट पहने हुए था। उसके बाल अस्त व्यस्त और गंदे थे। पैदल चलने वालों ने उसे देखा और तुरंत एक तरफ हट गए। वह पुराने भूरे जूते पहने हुए थे जिन पर काले दाग लगे हुए थे। उसके हाथ हल्के लाल रंग से रंगे हुए थे। संदिग्ध व्यक्ति यहाँ कब आया? अभी स्पष्टता फूलों की क्यारी के पास कोई नहीं था। टिम जियान दाओ को ऐसा लगा जैसे वह अपने सीने से बाहर कूदने वाला था। कैन गोन, वह व्यक्ति। मैंने उसे देखा। उसके कानों में बहुत ठंडी आवाज गूंजी। इसके बाद बेक कैन गोन ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, सड़क छोड़ी और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए बनी लेन में गाड़ी चला दी। उसने अचानक ब्रेक लगाया और कार रुक गई। अच्छा लड़का, बेक कैन गोन ने आगे की ओर देखते हुए बुदबुदाया। जियान दाओ का मूड एक पल के लिए तनावपूर्ण हो गया। इसी समय सामने वाला संदिग्ध व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया और बगल की छोटी गली में चला गया। उसका ट्रैक खोना संभव नहीं है। जियान दाओ ने तुरंत आपराधिक पुलिस को बुलाया। कार में ही रहो। जियान दाओ ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि बेक कैन गोन पहले ही दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल चुका था। उनका लंबा कद जल्दी ही फुटपाथ पर पैदल चलने वालों की भीड़ में घुल-मिल गया। जियान दाओ का दिल धड़क रहा था। दोनों के बीच यह समझौता हुआ था कि मामले की जांच के दौरान वह 24 घंटे उसके साथ रहेगी तथा उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अब संदिग्ध के पास चाकू है और वह बिना पलक झपकाए हत्या कर रहा है। लेकिन उसने उसे कार में ही रहने को कहा और खुद हत्यारे के पीछे भाग गया। जियान दाओ ने जल्दी से फोन रख दिया और संयोग से उसने बो जिन यान को भी उस गली में भागते हुए देखा। अध्याय 53। सड़क चमकदार धूप, व्यस्त यातायात और भागदौड़ भरे लोगों से भरी हुई थी। जियान दाओ ने गली के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वह एक क्षण के लिए चुप रही, फिर कार से बाहर निकली और बेक कैन गोन का पीछा करने लगी। बेशक उसकी आंखों के सामने स्थिति बहुत खतरनाक थी, उसे बस सावधान रहना था। वह बेक कैन नॉन जैसे शिक्षाविद व्यक्ति को एक मनोरोगी हत्यारे से निपटने में कैसे सहज महसूस कर सकती थी। भीड़ के बीच से भागते समय जियान दाओ के दिमाग में एक विचार कौंधा। हर बार बेक कैन गोन ने अहंकारपूर्वक घोषणा की कि वह केवल उच्च बुद्धि वाले मानसिक कार्य ही करता है तथा शारीरिक गतिविधियों को पुलिस पर छोड़ देता है। लेकिन जब भी उनका सामना किसी अपराधी से होता या कोई व्यक्ति खतरे में होता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आ जाते। किलिंग मशीन मामले में उन्होंने टोन डंग को बेहोश करने के लिए एक लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया था। हु शियाओलू मामले में जब उसने पुरुष छात्र को कैद होते देखा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपराधी के घर की ओर दौड़ लगाई। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वह वास्तव में एक अभिमानी व्यक्ति है, लेकिन ईमानदार और दृढ़ भी है। कैन गोन, तुम्हें कुछ नहीं होने देना। गली के प्रवेश द्वार के पास पहुंचकर जियान दाओ ने देखा कि कई पुलिसकर्मी सामने से उसकी ओर दौड़ रहे हैं।
उसने राहत की सांस ली। एक लंबे कद के युवा पुलिसकर्मी ने उसे पीछे से रोका और कहा, तुम यहीं रहो। यह कहते हुए वह और 3 अन्य लोग अंदर भागे। जियान दाओ ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, लेकिन उसकी दृष्टि कई पुलिसकर्मियों द्वारा अवरुद्ध थी। उसने केवल गली में चलती परछाइयों और जमीन पर गिरती भारी वस्तुओं की आवाज देखी। हिलना मत। चाकू नीचे रख दो, एक पुलिसकर्मी जोर से चिल्लाया। जियान दाओ बहुत घबरा गया था। अचानक उसकी नजर बेक कैन गोन के चेहरे पर पड़ी। लेकिन इसके ठीक बाद जियान दाओ के पीछे से बहुत सारे पुलिसकर्मी गली में आ गए, जिससे उसका दृश्य पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, बाहर से आवाज गूंजी। लेट जाओ, ठीक से रहो, कोई गंभीर रूप से घायल है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, किसी ने फिर आवाज उठाई। जियान दाओ तुरंत गली में भाग गया और आगे बढ़ा। एक तरफ हटो, मैं प्रोफेसर बो का सहायक हूँ। प्रोफेसर भी घायल हो गए, एक उत्तर था। यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं थी। जियान दाओ तेजी से चला गया। सामने खड़ी भीड़ एक तरफ खड़ी हो गई। तभी जियान दाओ ने स्पष्ट रूप से देखा, 4 या 5 पुलिसवाले एक दुबले पतले आदमी को दबा रहे थे, जिसका चेहरा उग्र था और जो हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। फिर वे उसे बाहर ले गए। जियान दाओ जल्दी से चकमा दे दिया। लाल आंखों वाला वह आदमी ट्रोंग थान था। कई पुलिसकर्मी भी गली से चले गए। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुलिसकर्मी जमीन पर पड़ा है। उसके पेट से बहुत खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बेक कैन गोन उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। उसके गाल का एक हिस्सा खून से लथपथ था। उसका ब्लेजर गहरे रंग में रंगा हुआ था। कई पुलिसकर्मी उनके चारों ओर खड़े थे। जियान दाओ का दिल दुख गया, क्योंकि उसने बेक कैन गोन के शरीर के पास एक हाथ लटका हुआ देखा और खून जमीन पर टपक रहा था। आप कैसे हैं? जियान दाओ ने पूछा। वह बेक कैन गोन का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके घाव को छूने से डर रही थी, इसलिए उसने बस उसके शरीर को देखने के लिए इधर-उधर देखा। तभी उसे पता चला कि उसकी शर्ट को उसके दाहिने कंधे से छाती तक चाकू से काटा गया था और अंदर खून देखा जा सकता था। जियान दाओ ने अपना सिर जमीन पर पड़े पुलिसकर्मी की ओर घुमाया। उसकी चोटें और भी गंभीर थी। मैं ठीक हूँ, बस एक खरोंच है, बाक कैन गोन ने उत्तर दिया। पता चला कि जब बाक कैन गोन गली में भागा, तो दूसरी तरफ एक पुलिसकर्मी भी था, जिसने ट्रोंग थान की असामान्य उपस्थिति को देखा और उसे दूसरी तरफ रोक दिया। उन दोनों ने ट्रोंग थान को भागने से रोक दिया। पुलिसकर्मी अपेक्षाकृत बदकिस्मत था। उसे झांग चेंग ने चाकू मार दिया, जबकि बो जिन यान पर चाकू से वार किया गया। सौभाग्यवश समय पर अतिरिक्त बल पहुंच गया। एम्बुलेंस शीघ्र ही आ गई। बेक कैन गोन और जियान दाओ ने पुलिसकर्मी को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। एक मेडिकल स्टाफ ने उनसे पूछा, क्या आपको स्ट्रेचर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बाक कैन गोन ने उत्तर दिया। हालांकि उसने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन जियान दाओ कल्पना कर सकती थी कि स्थिति बेहद खतरनाक थी। उसने फिर से बेक कैन गोन के घाव को देखा और बहुत धीरे से बोली, क्या यह दर्द कर रहा है? बेक कैन गोन ने उसके पीले चेहरे पर नजर डाली। वह शांति से मुड़ा और बाहर चला गया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या तुम नहीं जा रही हो? जियान दाओ ने संदिग्ध रूप से बेक कैन गोन का पीछा किया। उसके हाथ के पिछले हिस्से से अभी भी खून बह रहा था, जिससे यह साबित हो रहा था कि हालांकि वह सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन घाव निश्चित रूप से हल्का नहीं था।
उसने धीरे से उसकी बाह को सहारा दिया और फुसफुसाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, बाक कैन गोन ने उत्तर दिया। जियान दाओ खुद को हंसने से रोक नहीं सका और उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? बेक कैन गोन चुप हो गया। इसी समय 2 चिकित्सा कर्मचारी बेक कैन गोन को लेने आए। उनके पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी थी। बेक कैन गोन मेडिकल स्टाफ के पीछे कार तक गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और जियान दाओ से कहा, आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जियान याओ दंग रह गया। क्यों? बो जिन यान ने शांति से कहा, क्या मुझे पूछने की जरूरत है? झांग चेंग देश में पकड़ा गया पहला ऐसा सीरियल किलर है जिसके पास कोई संगठनात्मक क्षमता नहीं है। इसके अलावा वह अभी भी जीवित है, जो बेहद क्लासिक है। मैं चाहता हूं कि आप उसके मनोविज्ञान का विश्लेषण करने के लिए मामले का बारीकी से पालन करना जारी रखें। जियान दाओ सड़क के किनारे खड़ा होकर एम्बुलेंस को दूर जाता देख रहा था। उसके बगल में खड़े पुलिसकर्मी ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और कहा, कार में बैठ जाओ। जियान दाओ ने सिर हिलाया। कार में बैठने के बाद उसने एक पल सोचा और फिर फो तु नगो को फोन किया। तु नगो, कैन नगोन को अभी चोट लगी है। हाँ, उसे अस्पताल ले जाया गया है। ठीक है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी। फो तु नगो की उपस्थिति में उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एम्बुलेंस पर बेक कैन गोन स्ट्रेचर पर लेटा था। उसकी आंखें हल्की काली थीं। अपने पुराने घाव को देखकर जियान दाओ फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं उसे अस्पताल कैसे जाने दूं? अगर वह चली गई तो शायद वह उसे अपने आंसुओं में डुबो देगी। जब बेक कैन गोन विचारों में खोया हुआ था, उसके बगल में बैठे चिकित्सा स्टाफ ने धीरे से उसकी जैकेट उतार दी। घाव हल्का नहीं है। मेडिकल स्टाफ आश्चर्यचकित था। अभी आपने कहा था कि आपको स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। बेक कैन गोन ने चुपचाप उनकी ओर देखा। आप सीधे लेटें, हिले नहीं। मेडिकल स्टाफ ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए निर्देश दिया। खून से सनी शर्ट त्वचा से चिपक गई। जब मेडिकल स्टाफ ने उसकी शर्ट खींची तो बेक कैन गोन ने अनजाने में ही भौहें सिकोड़ ली। ओह! यह वास्तव में दुखद है। जियान दाओ चमकदार रोशनी वाले पूछताछ कक्ष में च्युंग थान के हाथ एक कुर्सी से बंधे हुए थे। उसका चेहरा उग्र और भावहीन बना रहा। 2 जांचकर्ता विपरीत पक्षों पर बैठे थे। जियान दाओ और अन्य लोग, जिनमें मानसिक अस्पताल का डॉक्टर भी शामिल था, काले चश्मे से देख रहे थे। एक अन्वेषक ने पूछा, तुमने किसी की हत्या क्यों की? त्रुओंग थान ने अस्पष्टता से अपना सिर उठाया। मैंने किसी को क्यों मारा? मैं बदला चाहता हूँ। दोनों जांचकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। कैसा बदला? त्रुओंग थान ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे भाई का बदला। उसकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या किसने की? विशेष एजेंट। वे सभी लोग अमेरिकी विशेष एजेंट थे, जो चीनी होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने घर में कोड चालू कर दिया था। आवाज बहुत तेज थी, इसलिए मुझे उनका पता चल गया। दोनों जांचकर्ता गंभीर दिखे और पूछते रहे, तुमने महिला के जन्नांगों को क्यों घायल किया? ट्रोंग थान स्तब्ध रह गया और चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। वह चिल्लाया, आह! और हिंसक रूप से संघर्ष किया। दोनों जांचकर्ता चौंक गए और तुरंत उसे रोकने के लिए बोले, लेकिन ट्रोंग थान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हथकड़ी से बचने के लिए संघर्ष किया और उनकी ओर दौड़ा। पूछताछ कक्ष से बाहर निकलते समय जियान दाओ ने देखा कि विपरीत दिशा में कमरे में एक 40 वर्षीय व्यक्ति सिर झुकाए बैठा था। वह बहुत उदास लग रहा था। उसके हाथ उसके सिर के बालों को पकड़ रहे थे।
उसके बगल में 30 साल की एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। उसके मुंह से लगातार यही निकल रहा था, आखिरकार मुसीबत खड़ी कर ही दी, लोगों को मार डाला। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम्हारा छोटा भाई मुसीबत का सबब था। तुम अब भी उसकी परवाह क्यों करती हो? राज्य को उसकी देखभाल करने दो, तुम उसकी परवाह क्यों करती हो? उस आदमी ने अपना सिर उठाया, अपनी आवाज ऊंची की, अभी चुप हो जाओ। अगर उसने पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी बात नहीं मानी होती, तो उसकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती। तुम अब भी मुझे डांटते हो। महिला ने अपना हाथ घुमाया और उसे थप्पड़ मारा। यह दृश्य देखकर जियान दाओ को बहुत असहज महसूस हुआ। ट्रोंग थान की कहानी वास्तव में काफी सरल है। एक सामान्य परिवार में यदि बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कठिन हो जाती है। लेकिन कुछ साल पहले तो यह ठीक था। उसके माता पिता और बड़े भाई ने पूरे दिल से उसकी देखभाल की। अपने माता पिता के निधन के बाद ट्रोंग थान की देखभाल की जिम्मेदारी अकेले उसके बड़े भाई पर आ गई। 30 वर्ष की आयु वाला वह व्यक्ति अपनी सारी कमाई अपने छोटे भाई पर खर्च कर देता था, इसलिए उसके लिए प्रेमिका ढूंढना मुश्किल हो गया। कुछ साल बाद अंततः उनकी शादी हो गई। लेकिन दूसरे पक्ष ने केवल एक शर्त रखी, छोटे भाई को साथ न रहने देना। इतने सालों तक कड़ी मेहनत करने वाले भाई को आखिरकार एक बार अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या? निजी मानसिक अस्पताल की फीस बहुत अधिक है, सरकारी अस्पताल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बड़ा भाई स्वयं अपने छोटे भाई को अस्पताल जाने नहीं दे सकता था। उसे डर था कि कहीं उसे तकलीफ न हो जाए। भाभी स्वयं ट्रोंग थान को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। अस्पताल जाने में आपका पैसा खर्च हो सकता है। यह जीवन भर की परेशानी है, यह कोई मजाक नहीं है। अतः यह स्थिति सदैव बनी रहेगी। इससे पहले बड़ा भाई महीने में कई बार गुप्त रूप से ट्रोंग थान से मिलने जाता था। लेकिन इस बार उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी और वह मरते दम तक उससे लिपटी रही। वह 2 महीने से अधिक समय से झांगचिंग नहीं गए हैं। भाभी का भी अपना स्वार्थ है। वह तो बस यही चाहती है कि उसका पति अपने छोटे भाई को छोड़ दे, उस पागल आदमी को जहां जाना हो जाने दे। सबसे अच्छा यही है कि पूरी तरह से गायब हो जाएं, कभी संपर्क न करें। छोटा भाई एक छोटे से घर में अकेला रहता है और दिन ब दिन अपने बड़े भाई का इंतजार करता है। साल की शुरुआत से ही उनकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। अपनी ही दुनिया में अकेले उसकी नसें धनुष की डोरी की तरह तनावग्रस्त होती रहीं, जब तक कि वह पूरी तरह से टूट नहीं गया। उसने सोचा कि उसका भाई मर चुका है, उसे जाकर बदला लेना चाहिए। जब जियान दाओ पुलिस स्टेशन से निकला तो शाम के 6 या 7 बज चुके थे। सूर्यास्त ने हलचल भरे शहर को ढक लिया। ऊंची इमारतें चमकीली पीली धूप में नहाई हुई थी। जियान दाओ को बहुत थकान महसूस हुई। शायद ऐसा पूरी रात जागने के कारण हुआ था, या शायद केस के कारण। अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचकर बालकनी और परिचित घर के चमकदार रोशनी वाले लिविंग रूम को देखते हुए उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। दोपहर को उसे फोतुन गो का फोन आया। डॉक्टर ने उन्हें 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहने को कहा, फोतुन नगो ने कहा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, इसलिए मुझे उसे घर ले जाना पड़ा। दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकालने से पहले जियान याओ ने आपराधिक जांच दल के कप्तान को फोन किया। कप्तान, क्या 2 अपराध स्थलों और झांग चेंग के घर पर कुछ असामान्य हुआ था? आपराधिक जांच दल के कप्तान ने जवाब दिया, नहीं। खून की लिखावट, आपने जिस अंग्रेजी लिखावट का उल्लेख किया है, या अन्य असामान्य संकेत नहीं हुए हैं। चिंता मत करो। फोन रखने के बाद
जियान याओ ने राहत की सांस ली। 2 मामले बीत चुके हैं, वह अभी भी पेश नहीं हुआ है। शायद वह सचमुच मर चुका है। महान। जियान दाओ ने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। लिविंग रूम खाली था। शयन कक्ष से बातचीत की आवाजें आ रही थी। जियान दाओ ने अपने जूते उतारे और अंदर चली गई। शयन कक्ष के दरवाजे पर उसने देखा कि 2 आदमी एक ही समय में उसकी ओर अपना सिर घुमा रहे हैं। बेक कैन गोन ने काले रंग का नाइटगाउन पहन लिया था और बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसने अपने सिर के नीचे कई तकिए रख लिए, जो सामान्य से अधिक ऊंचे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी काली आंखें जियान दाओ को गौर से देख रही थी। फोतु नगो बिस्तर के पास खड़ा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, क्या मामले का अगला चरण सुचारू रूप से चल रहा है? जियान दाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सुचारू रूप से चल रहा है। वह बेक कैन गोन को देखने के लिए बिस्तर के पास गई और उसी समय फोतुन गो से पूछा, वह कैसा है? घाव गंभीर नहीं है, फोतुन नगो ने दृढ़ता से उत्तर दिया। केवल 20 टांके। जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ी और बो जिन यान ने भी। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। बेक कैन गोन बोले, दरवाजा बंद करना याद रखना, हमें परेशान मत करना। धन्यवाद। जियान दाओ ने उसकी ओर देखा और फिर फोतु नगो की ओर मुड़ा। उसकी बात मत सुनो, रुको और हमारे साथ खाना खाओ। यद्यपि उसे उसके दोस्त ने छोड़ दिया था, फोतु नगो निराश नहीं था। इसके विपरीत वह मुस्कुराया, बेशक मैं जाऊंगा। क्या मैं अभी भी प्रकाश बल्ब के रूप में यहाँ हूँ? मुझे 2 लोगों को चुंबन करते हुए देखने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन वह आधा मुस्कुराया और आधा बेक कैन गोन की ओर देखा। याद रखना कि इधर उधर मत भटकना, ताकि घाव और अधिक खराब न हो जाए। अब कृपया डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। जियान दाओ, उससे अपनी नजरें मत हटाना। बेक कैन नगो ने ठंडी नजर से फोतु नगो की ओर देखा। जियान दाओ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह स्वाभाविक है। फोतु नगो इत्मीनान से चले गए। जियान दाओ ने बेक कैन नगोन से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, कम मछली खाने के अलावा और क्या है? जियान दाओ हंसे, तुमने कड़ी मेहनत की है। वह जानती थी कि मछली उच्च पोषण सामग्री के साथ एक एलर्जीनिक भोजन है। कुछ लोगों ने कहा कि घायल लोग मछली खा सकते हैं, लेकिन अन्य ने कहा कि उन्हें नहीं खाना चाहिए। फूजी वो जानबूझकर बो जिन यान को चिढ़ा रहा था। बो जिन यान इस विषय को जारी नहीं रखना चाहता था। उसने उसे गौर से देखा। करीब बैठो। जियान दाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं स्नान करने जा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर गंदा है। उसने आज झांगचेंग के कचरे में खोजबीन की। वह उसके बिस्तर पर कैसे बैठ सकती थी? बो जिन यान, तो मुझे एक चुंबन दे दो। जियान दाओ के मुंह का कोना मुड़ा। यह भी अच्छा नहीं है। शांत रहो, हिलो मत। बो जिन्यान की भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं। अभिनय करना असुविधाजनक था। उसे अपनी मर्जी से चूम न पाना कोई बात नहीं थी। उसे अभी भी डॉक्टर के आदेशों का पालन करना था। 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहना, कोई भी जोरदार गतिविधि करने में असमर्थ होना, धिक्कार है। अध्याय 54। शाम का ठंडा मौसम। नहाने के बाद जियान दाओ बेक कैन गोन के कमरे में गया। मैं अब सोने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन करना। शुभ रात्रि। 1 दिन और 1 रात के लगातार तनाव के बाद उसके पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। बेक कैन गोन बिस्तर पर लेटे हुए दीवार पर टंगे एलसीडी टीवी पर द रूल ऑफ लॉ नामक वृत्तचित्र देख रहे थे।
जियान दाओ की यह बात सुनकर उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कहाँ सोने जा रही हो? जियान दाओ दंग रह गई। उसका चेहरा जल रहा था, लेकिन उसने फिर भी शांति से उत्तर दिया, बेशक यह मेरा कमरा है। बेक कैन गोन 1 या 2 सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने टीवी का रिमोट उठाया और पॉज बटन दबा दिया। उसने गहरी निगाह से जियान दाओ को देखा। अगर मुझे सही से याद है, तो घटना होने से पहले मैंने तुम्हारे शरीर को 3 बार चूमा और सहलाया था। महत्वपूर्ण स्थानों पर बेशक यह संख्या उससे ज्यादा थी। मुझे सोचने दो। वो जिन्यान की लंबी भौहें उठीं। मुझे लगता है कि 8 बार। जियान दाओ शर्मा गया। रुको। तुम कहना क्या चाहते हो? इस आदमी को वह नंबर क्यों याद आया? बेक कैन गोन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, प्यार और पुरुष महिला शारीरिक इच्छाओं की मेरी समझ के आधार पर इसका मतलब है कि हमने एक अत्यंत अंतरंग शारीरिक संबंध स्थापित किया है। इसलिए आपके लिए मेरे साथ सोना स्वाभाविक है। जियान दाओ अवाक रह गया। शायद इस दुनिया में जिस बात ने उसे सबसे अधिक दुखी किया, वह था बेक कैन गोन को सेक्स और इच्छा पर चर्चा और टिप्पणी करते हुए सुनना। क्योंकि वह हमेशा सीधी बात कहता है, भले ही उसे खुद इसका एहसास न हो, और अभी भी उसका हमेशा की तरह अहंकारी और आत्मतुष्ट रवैया बना हुआ है। जियान दाओ, जब मैं सोता हूँ तो अक्सर करवटें बदलता हूँ और तुम्हारे घाव को छूता हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अलग अलग सोना चाहिए। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि 4 आंखें एक दूसरे को देखने लगी। बेक कैन गोन, यह तो बस एक बहाना है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें सोने के लिए गले लगाया था, तो तुम बिल्कुल भी नहीं हिले थे। तुम केवल मेरी बाहों में ही रह सके थे। जियान दाओ का चेहरा और भी लाल हो गया। अभी आपातकालीन समय है। 10,000 से नहीं डरता, सिर्फ एक मामले से डरता हूँ। अब और मत बोलो, चलो ऐसे ही तय करते हैं। 10,000 और एक मामले में शब्दों का खेल है। एक मामले में का मतलब है मामले में। बो जिन यान ने उसे चुपचाप देखा। जियान दाओ, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी जाऊंगा। शुभ रात्रि। परिणामस्वरूप 2 कदम चलने के बाद उसने बो जिन्यान की आवाज सुनी, मैंने तुम्हें एक बार भी चूमा नहीं। उसका लहजा अहंकारी था, जो उसके असंतोष को प्रकट कर रहा था। जियान याओ मुस्कुराई और उसकी ओर चलने के लिए मुड़ी। नरम रोशनी के नीचे बो जिन्यान का गोरा चेहरा बिस्तर की चादर और काले पजामा के खिलाफ खड़ा था। उसकी आंखें काली और तीखी थी। जियान याओ ने अपना सिर नीचे किया। अपनी आंखें बंद करो। बो जिन्यान ने धीरे से अपनी पलकें बंद कर ली। जैसे ही उसके होंठ उतरे, उसके मुंह के कोने चुपचाप मुड़ गए। जियान याओ एक पल के लिए नरम पड़ गई। बो जिन्यान, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम बहुत खुश हो। अगली सुबह आसमान साफ था। पूरा शहर भी गर्म धूप में नहाया हुआ लग रहा था। फू जिवू ने अपने लेक्सस को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे पार्क किया। उसने पिछला दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मिस, प्लीज। यिन सिकी ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी थी, अपने कंधों पर एक सफेद दुपट्टा लपेटा था और ऊंची एड़ी के जूते में कार से बाहर निकली। उसकी अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत भारी। क्या आपको अभी तक कोई मिल गया है? उसकी देखभाल कौन करता है? फोतो नगो ने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया और इमारत के दरवाजे की ओर चलते हुए कहा, किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। जियान दाओ उसका ख्याल रखेगा। वे साथ रह रहे हैं। यिन सिकी को स्तब्ध देखकर फू जिवू को अचानक याद आया कि उसने अपनी बड़ी बहन को यह नहीं बताया था कि उसका छोटा भाई फूलदार साइकेड में बदल गया है। इसके अलावा यह ऐसा था कि अगर यह नहीं खिलता है
तो यह ठीक है, लेकिन जब यह खिलता है तो यह वास्तव में भयानक होता है। यह स्पष्ट था कि बो जिन्यान का एक ठंडा और अभिमानी रूप था, लेकिन उसका भावुक और अनुभवी दिल एक प्रेम विशेषज्ञ से अलग नहीं था। पहले दिन अन्य लोगों की बेटियों को चूमने के लिए धोखा देना, दूसरे दिन एक साथ रहना और तीसरे दिन लगभग सो जाना। टीएसके, यहाँ तक कि उसे प्रशंसा में अपनी टोपी उतारनी पड़ी। साइकैड शायद ही कभी खिलता है। पिछली बार फू जिवू ने गलती से अपने मुंह से पानी छिड़क दिया था, इसलिए वह वास्तव में देखना चाहता था कि यिन सिकी कैसे प्रतिक्रिया देगी। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से समझाया, क्या जियान याओ बो जिन्यान का सहायक नहीं है? शी इज टेकिंग केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर। बो जिन्यान certainly didn't disappoint Fu Zedaiwu. In order to conveniently visit the patient, Fu Zedaiwu held the spare key to Bo Jinyan's house. Yesterday, Bo Jinyan had especially emphasized, when you come, open the door yourself, don't make Jian Yao do the errand boy. Therefore, when Fu Zedaiwu took out the key to open the door, he immediately saw Bo Jinyan leaning on the chair by the window, where the sunlight was shining in. Jian Yao was sitting beside him, holding a ball and spoon to feed him porridge. At this moment, Bo Jinyan was holding a spoon in his mouth. This was a very normal scene of taking care of a patient. But seeing Jian Yao's shy expression, the smile in the corner of Bo Jinyan's eyes, Fu Zedaiwu immediately sensed the childish yet infinitely sweet atmosphere between the two. Fu Zedaiwu couldn't help but smile. Seeing him coming, Jian Yao glared at Bo Jinyan, pulling the spoon out of his mouth. Cough. Fu Zedaiwu coughed softly, making way for Yinsi. काई, कैन गोन, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। अभी अभी का दृश्य देखकर दोआन तुकाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। बेक कैन गो ने अपना चेहरा घुमाकर उन दो लोगों की ओर देखा। जब उसकी नजर दोआन तुक्या पर रुकी, तो उसने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। फिर जियान दाओ की ओर मुड़ा। ध्यान मत भटकाओ, मुझे खाना खिलाना जारी रखो। जियान दाओ बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और दलिया का कटोरा बेक कैन गोन के हाथ में दबाते हुए कहा, इसे खुद खाओ। वह खड़ी हुई और दोआन तुक्या की ओर देखकर मुस्कुराई। नमस्ते। कृपया बैठ जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। दोआन तुक्या ने चुपके से उसकी जांच की और मुस्कुराया, धन्यवाद। फिर उसने अपना सिर बेक कैन गोन की ओर घुमाया, उसे जियान दाओ से कहते हुए सुना, क्या उनके हाथ खाली हैं और वे चाय बनाना नहीं जानते? मैं फिर से शर्मिंदा हूँ। वास्तव में, मैं दिखावा कर सकती हूँ कि वे मौजूद ही नहीं हैं। जियान दाओ भी शर्मा गई। उसने अपने दांत पीस लिए। चुप रहो। यह कहने के बाद उसने अपना सिर उठाकर दोआन तुक्या की ओर देखा। उसकी परवाह मत करो। जब से वह घायल हुआ है, तब से उसे सर्विस देना बहुत मुश्किल हो गया है। यह मूलतः एक पूरी तरह से मासूम बयान था, जैसा कि जियान दाओ की आदत थी। क्योंकि बेक कैन गोन हमेशा किसी की परवाह किए बिना अपने तरीके से काम करता था, इसलिए उसने कई लोगों को उसके रवैये के बारे में समझाया और माफी भी मांगी। उदाहरण के लिए, पुलिस उसकी अटकलों से हैरान थी और खुद को हीन महसूस कर रही थी। उदाहरण के लिए, पीड़ित का परिवार उसे धन्यवाद देने के लिए उसके घर आना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उदाहरण के लिए, वह बच्चा जिससे उसने नए साल की पूर्व संध्या पर नदी किनारे आतिशबाजी के दौरान बात की। हालांकि जियान दाओ के शब्दों ने दोआन तुक्या को असहज महसूस कराया। वह हमेशा से बहुत ही तर्कसंगत महिला रही है। रिसोर्ट में दूसरे ताजे फूल हत्यारे को चूमने के लिए मजबूर होने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके लिए सबसे खतरनाक चीज हत्यारा नहीं था,
बल्कि वह क्षण जब उसने उसे बो जिन्यान माना, वह वास्तव में उस चुंबन से हिल गई थी। इसलिए लंबे समय तक दोआन तुक्या ने बाक कैन गोन से संपर्क नहीं किया, जब तक कि आज उसने यह नहीं सुना कि वह घायल हो गया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार वह बो जिन यान की बड़ी बहन है और जियान दाओ सिर्फ उसका सहायक है। उसने उसकी ओर से उससे माफी मांगी। दोआन तुक्या के होठों पर अभी भी मुस्कान थी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से फोतु नगो को देखा। फोतु नगो ने मासूम चेहरा बनाया, दोआन तुक्या की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया, फिर असहायता से कंधे उचका दिए। उनका मतलब था, मुझे नहीं पता कि वे इतने अंतरंग क्यों हैं, लेकिन आप जानते हैं। कैन गोन ने कभी नहीं समझा कि कैसे व्यवहार करना है। दोआन तुक्या ने अपने संदेह को दबाने की कोशिश की और बे कैन गोन के बगल में बैठ गया। उसका थका मांदा चेहरा और कॉलर के नीचे से झांकती सफेद पट्टी देखकर उसके दिल में एक पीड़ा सी उठ खड़ी हुई। तुम इस स्थिति में क्यों हो? दोआन तुकी ने भौहें सिकोड़ी। बे कैन गोन ने दोआन तुक्या की ओर देखा। उसके व्यर्थ प्रश्न का उत्तर देने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, फोतु नगो आराम से सोफे पर बैठ गया, उस पल की प्रतीक्षा में जब दोआन तुक्या उस पर पानी छिड़केगा, जैसा उसने पिछले दिन किया था। जियान दाओ ने रसोई से चाय का एक बर्तन लिविंग रूम में ले जाकर चाय की मेज पर रख दिया। क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार तुम कितनी बुरी तरह घायल हो गए थे? दोआन तुकी ने धीरे से कहा, तुम बुरी तरह घायल हो गए थे। तुनगो और मैं बहुत चिंतित थे। तुम खुद को लगातार घायल नहीं होने दे सकते। इस बार बे कैन गो ने ठंडा रवैया नहीं दिखाया। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर बोले, मैं भविष्य में इस पर ध्यान दूंगा। फोतुनगो ने दोनों लोगों को कोमल नजरों से देखा। जियान दाओ चुपचाप एक तरफ खड़ा था। जियान दाओ फल धोने के लिए वापस रसोई घर में चला गया। लिविंग रूम में 3 लोग बैठे हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोआन तुकी ने पूछा, आप इस बार मेरे विला में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ एक लंबे समय से नौकरानी है। आपका जीवन अधिक सुविधाजनक होगा। फोतु नगो को पता था कि दोआन तुक्या बाक कैन नगोन की जांच कर रहा था। वे मुस्करा उठे। बे कैन गोन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं नहीं जा रहा हूँ। दोआन तुक्या ने आगे कहा, तो फिर तुन गो से कहो कि वह आपके लिए एक पेशेवर नर्स ढूंढ दे। जियान दाओ अकेले उसकी अच्छी देखभाल कैसे कर सकता है? इसके अलावा अब वह एक ही स्थान पर सपाट लेटा हुआ है। वह एक महिला है। वह आपकी इतनी देखभाल कैसे कर सकती है? दोनों ने बो जिन्यान की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से बो जिन्यान अचानक स्तब्ध रह गया। उसने आह भरी। दोआन तुक्या को समझ में नहीं आया। क्या गड़बड़ है? बाई जिनयान के चेहरे पर धीरे धीरे एक गहरी मुस्कान प्रकट हुई। करीब से देखभाल? मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? यह सबसे बड़ा भावनात्मक उत्साहवर्धक है। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। लिविंग रूम में एक पल के लिए शांति छा गई। हा हा हा। फूजी वू खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। यिनसी क्यू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कुछ सेकंड बाद वह भी मुस्कुराई। क्या मैं कुछ भूल गई? बैक कैन गोन को अचानक याद आया कि दोआन तुक्या को अभी भी जियान दाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है? मुझे प्यार हो गया है। फूजी वू ने अपनी लार को अंदर ही अंदर दबा लिया। ठीक है, उसे इसकी आदत थी। दोआन तुकी ने अभी भी अपनी मुस्कान अपरिवर्तित रखी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह फूजी वू की ओर मुड़ी। क्या मैं एक पल के लिए जिन यान से अकेले में बात कर सकती हूँ? फूजीवू खड़ी हुई। बेशक। इस समय जियान याओ फलों की एक प्लेट के साथ रसोई से बाहर आई। फूजीवू मुस्कुराई।
जियान याओ, दोपहर का भोजन खरीदने के लिए मेरे साथ आओ। जियान याओ ने दोनों बहनों बो जिन्यान की ओर देखा, जो कुछ कहना चाहती थी। उसने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे दोनों बाहर गईं, बो जिन्यान ने दूर की आवाज में कहा, क्या बात है? क्या आपकी कंपनी में कोई और हत्या का मामला हुआ है? दोआन तुक्या, बिल्कुल नहीं। वह उस पर मुस्कुराई, मैं बस हैरान हूँ। तुम जियान दाओ से प्यार क्यों करते हो? बेक कैन गोन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं एक सामान्य, स्वस्थ आदमी हूँ। दोआन तुकी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर बोला, बधाई हो। धन्यवाद। दोआन तुकी मुस्कुराया, मैं पहले ही बता दूं कि मेरा आपके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपको प्यार का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप निश्चित हैं कि वह वही महिला है जिसकी आपको जरूरत है? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वस्तुतः कहें तो आप सभी पहलुओं में उत्कृष्ट हैं। बेशक, जियान दाओ भी एक अच्छी लड़की है। लेकिन मेरा एक सवाल है। दोआन तुकाई ने चिंतित भाव से कहा, कई वर्षों से आपका किसी लड़की के साथ निकट संपर्क नहीं रहा है। जियान दाओ उनकी पहली महिला सहायक है। दिन रात साथ रहने वाले दो अविवाहित पुरुष और महिलाएं अस्थायी भावनाओं से बच नहीं सकते। लेकिन क्या आपको यकीन है कि यह प्यार है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपके बगल में ही रहती है? यदि कोई अन्य महिला आपके प्रति कोमल और देखभालपूर्ण होती, तो क्या आपकी भावनाएं भी वैसी ही होतीं? बेक कैन गोन दंग रह गया। लेकिन दोआन तुक्या की भविष्यवाणी के विपरीत, उसने अपनी उंगलियों को आराम कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टैप किया, कुछ सेकंड के लिए विचार किया और उसे चमकती आंखों से देखा। तुमने एक बात पूरी तरह से साबित कर दी है। कई बार प्यार में पड़ने का मतलब प्यार का अनुभव होना नहीं है। जन्मजात योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। उनका स्वर कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट था। आप जैसे समृद्ध प्रेम अनुभव वाले व्यक्ति को भी यह सरल तर्क समझ में नहीं आता है। दोआन तुक्या, तुम्हारा क्या मतलब है? बाई जिन यान ने उत्तर दिया, आपका अंतिम वाक्य मूलतः एक विरोधाभासी प्रस्ताव था। इस बारे में मत सोचिए। इस दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन मैं हमेशा पुरुष सहायकों का उपयोग करती हूँ। मुझे अपनी कई वर्षों की आदतें बदलने में उनसे मिलने तक का समय क्यों लगा? दोआन तुक्या और फोतु नगो दोपहर में बाक कैन नगोन के घर से निकले। फोतु नगो इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था, अपने होठों को सिकोड़ते हुए, और पूछ रहा था, क्या आप भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते? कैन गोन की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वह उससे बहुत प्यार करता है। संक्षेप में, अब जब भी मैं उसकी आंखों को जियान दाओ की ओर देखते हुए पकड़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में चल रहा हूँ। यिनसी क्यू ने खिड़की से बाहर देखा। यह सही है, मैं भी उसके लिए खुश हूँ। इस बीच यिनसी क्यू के आकस्मिक अनुस्मारक के साथ बो जिन यान ने शाम तक अपना मूड बनाए रखा। रात के खाने के बाद जियान दाओ और वह बालकनी पर ताज़ी हवा में सांस लेते हुए बैठे। उसने विनम्रता से पूछा, आज रात आप क्या करना चाहते हैं? टीवी देखें या किताब पढ़ें? बाई जिन्यान ने उसकी ओर देखा। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। अब समय आ गया है कि तुम मेरा शरीर पोंछो। जियान याओ दंग रह गई, उसके गाल लाल हो गए। बोई जिन्यान ने कहा, मेरा पूरा शरीर। इससे पहले उसने केवल उसका ऊपरी शरीर देखा था। बोई जिन्यान ने खुशी से सोचा। अध्याय 55। उदाहरण के लिए, जब पूरे शरीर शब्द का उल्लेख किया गया, तो जियान याओ शर्मा गई क्योंकि उसने बो जिन यान के नग्न शरीर को छूने के बारे में सोचा था। हालांकि
उसका दिमाग एक्स भाग के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसके अवचेतन में शरीर को पहुंचने के लिए सामान्यतः उस हिस्से को छूने की आवश्यकता नहीं होती थी। जहां तक बेक कैन गोन की बात है, बढ़िया, जियान दाओ उसके पूरे शरीर को साफ करने में उसकी मदद करेगा, खासकर उसके एक्स भाग को। जियान दाओ के शर्माने के बाद उसे कुछ भी अस्वाभाविक महसूस नहीं हुआ। अचानक उसे याद आया कि मौसम अभी भी गर्म था। उसने सुझाव दिया, ऐसा क्यों न हो, मैं बाथरूम में एक कुर्सी रख दूं, तुम वहां बैठो, मैं शॉवर हेड से तुम पर स्प्रे करूंगी, कोशिश करो कि तुम्हारे घाव को न छुओ, ठीक है? बेक कैन गोन मुस्कुराया, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। क्यों नहीं, एक बहुत धीमी और कोमल आवाज गूंजी। बेक कैन नगोन के थोड़े असामान्य स्वर ने जियान दाओ को थोड़ा स्तब्ध कर दिया, लेकिन यह सोचकर कि वह उसके करीब रहना और उसे शारीरिक रूप से छूना पसंद करता है, उसे भी सहज महसूस हुआ। बाथरूम की लाइट जल रही थी। कमरे के बीच में एक ऊंची कुर्सी रखी हुई थी। जियान दाओ ने बेक कैन गोन को कुर्सी पर बैठने में मदद की। यह पहली बार था जब उसने उसकी शर्ट के बटन खोले थे, इसलिए उसका शर्मिंदा होना स्वाभाविक था। एक बटन, दो बटन, तीन बटन। आदमी की छाती धीरे धीरे सामने आ गई। उसकी चमकीली आंखें शुरू से अंत तक उससे दूर नहीं गईं। अपना पजामा उतारने के बाद जियान दाओ को नहीं पता था कि क्या यह उसका भ्रम था, लेकिन बाथरूम की हवा में एक विशेष पुरुष गर्मी महसूस हो रही थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो जियान दाओ ने बेक कैन गोन के चेहरे पर एक हल्की, प्रसन्न मुस्कान देखी। आप किस पर हंस रहे हो? उसने सख्ती से कहा। हम इसका आनंद ले रहे हैं, ठीक है? जियान दाओ ने मन ही मन सोचा, शरीरों को छूते समय उसके और उसके लिए बात न करना ही सबसे अच्छा है। बस मुझे चुपचाप खुश रहने दो। बात करने के लिए मुंह खोलने पर उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। हालांकि क्या जियान दाओ बो जिन यान की इच्छा को नियंत्रित कर सकता है? जब उसने उसकी पैंट उतारी तो उसके मजबूत पैर देखकर शर्मा गई और शॉवर का हेड पकड़ लिया। बेक कैन गोन ने अपना सिर उठाया और उससे पूछा, तुमने इसे पूरा क्यों नहीं उतार दिया? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे यह सामान्य बात हो। उसकी काली आंखें चमक रही थी। जियान दाओ एन सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। शॉवर को जियान दाओ ने चालू किया था। फर्श पर गर्म पानी बहने लगा, भाप की एक पतली परत उठने लगी। इसे पूरी तरह उतारने की कोई जरूरत नहीं है, जियान दाओ ने धीरे से कहा। बिल्कुल, बेक कैन गोन ने हल्के स्वर में कहा, मैं उस जगह को हर दिन धोता हूँ। जियान दाओ का चेहरा पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया था। आप मुझे नहाना सिखा सकते हैं, वह धीरे धीरे बोलता रहा। जियान दाओ पके टमाटर की तरह शर्माता रहा। तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बेक कैन गोन की एक भुजा उठाई और पानी निकालना शुरू कर दिया। उसने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, जो करना है करो, नहीं तो तुम खुद ही नहा लो। बेक कैन गोन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। ठीक है, वह धीमी आवाज में बोला, उसका लहजा थोड़ा असंतुष्ट था। जियान दाओ ने अपने होठों को दबाया, अपने पास रखे सुगंधित साबुन को उठाया और उसे बेक कैन गोन की बाह पर रगड़ दिया। परिणामस्वरूप उसने फिर अपना मुंह खोला, तो आप स्नान कैसे करने की योजना बना रहे हैं? मुझे बहुत गर्म पानी पसंद नहीं है। जियान दाओ, चुप रहो। बेक कैन गोन की कमर और अंगों को धोने के बाद जियान दाओ ने उसे शॉवर हेड सौंप दिया। मैं बाहर जाता हूँ, आप बाकी काम खुद कर सकते हैं। बेक कैन गोन ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा अंडरवियर उतारने में मेरी मदद करनी होगी। वह मुस्कुराए, मैं झुक नहीं सकता। कितना सम्मोहक कारण है।
जियान दाओ को बाथरूम में भरी भाप के कारण सिर सूख गया और चक्कर आने लगा। बिजली की लाइटें अभी भी जल रही हैं। बेक कैन गोन कुर्सी पर बैठे थे। उनका लंबा शरीर एक मूर्ति की तरह था। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसकी गहरी आंखें उसके सामने खड़ी औरत को गहराई से देख रही थी। जियान दाओ बेहद शर्मिंदा था। यद्यपि उसने ध्यान न देने की कोशिश की, फिर भी किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। उंगलियों के पोरों का संपर्क अपरिहार्य रूप से हुआ, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंततः अपने कपड़े उतारने के बाद जियान याओ ने एक बार फिर वो जिन यान के हाथ में शॉवर हेड थमा दिया। जब तुम नहा लो तो मुझे फोन करना। वह तुरंत पलटी और बाहर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर जा पाती, जियान दाओ ने उसकी शांत आवाज सुनी। जियान दाओ। क्या गलत? उसने अपना सिर एक और घुमाया। उसकी आंखों के कोने बेक कैन गोन की ओर देख रहे थे। भले ही आप न देखने का नाटक करें, लेकिन आप सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। तुम्हारी वजह से ही यह इतना कठिन है। जियान दाओ लिविंग रूम में लौट आई। वह अपने जलते हुए चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उस रात वह लगभग अंतिम कदम उठाने ही वाले थे, लेकिन यह अभी भी अंधेरे में था। आज पहली बार उसने किसी पुरुष के गुप्तांग देखे थे। सचमुच, यह कहावत सत्य है कि देखने पर ही विश्वास होता है। अब जब उसे स्पष्ट दृश्य प्रभाव मिल गया था, तो जियान याओ को लगा कि भविष्य में एक निश्चित रात बेहद खतरनाक होगी। अपने मीठे और शर्मनाक विचारों में खोई हुई जियान याओ ने अचानक बो जिन्यान की शांत आवाज बाहर से आती सुनी। मैं कर चुका हूँ। हाँ। जियान दाओ धीरे धीरे बाथरूम की ओर चला गया। हे भगवान, मुझे इसे फिर से सीधे देखना होगा। मूलतः आरामदायक छुट्टियां और भी लंबी तथा उबाऊ हो गई, क्योंकि कुछ काम नहीं हो सके। बेक कैन गोन ने स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी दिखाई। ऐसा लग रहा था कि जियान दाओ के अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। नर्सिंग होम में 5वें दिन की शाम को जियान दाओ अपना लैपटॉप पकड़े अमेरिकी फिल्में देख रही थी, जबकि बो जिन यान उसके बगल में बैठा था। कुछ दिन पहले की तुलना में अब उसकी हालत बेहतर थी, इसलिए वह उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा सकता था। जब उसने शिकायत की कि अभिनेता बहुत बदसूरत है और फिल्म में कई तार्किक खामियां हैं, तो जियान दाओ अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे घूरते हुए बोला, तुम इतने परेशान क्यों हो? बेक कैन गोन ने उत्तर दिया, मुझे उपचार से नफरत है। पिछली बार मैं और भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुझे 1 साल तक आराम करना पड़ा और ठीक होना पड़ा। क्या आप भी इससे उबर नहीं पाए? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। वही नहीं। क्यों? उस समय मेरी इच्छा को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जियान दाओ अवाक रह गया। देर रात बेक कैन गोन का मूड थोड़ा बेहतर था। नहाने का समय हो गया है। अभी सितंबर का मध्य है और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा है। जियान दाओ ने खिड़की से बाहर रात के आसमान को देखा। आज तापमान गिर गया है, इसलिए थोड़ी ठंड है। क्या तुम अभी भी नहाना चाहते हो? बेक कैन गोन, क्या आप एक दिन में मेरी एकमात्र खुशी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, तो आप आगे बढ़ें और स्नान करें। बाथरूम में प्रवेश करते हुए बेक कैन गोन फिर से कुर्सी पर बैठ गया, जियान दाओ की करीबी देखभाल की प्रतीक्षा में। अप्रत्याशित रूप से उसने शॉवर हेड उसकी बाहों में रख दिया। स्नान करने के बाद बिस्तर पर जाना याद रखना। शुभ रात्रि। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें उठाकर जियान दाओ की ओर देखा, लेकिन वह पहले ही बाहर जा चुकी थी और केवल एक वाक्य बोल पाई,
आज मैंने तुम्हें बुकशेल्फ पर रखे दस्तावेज बॉक्स को लेने के लिए हाथ बढ़ाते देखा, श्रीमान बेक। अब आप स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं। जियान दाओ अपने कमरे में लौट आई। बाथरूम से बहते पानी की आवाज सुनकर वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। हालांकि जियान दाओ एक बात भूल गया, दिन का एकमात्र आनंद छीन लिया गया। बाक कैन नगोन इसे कैसे जाने दे सकता था। आधी रात को वह अपने कंबल में गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी खुशबू आई। तभी उसके शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। जियान दाओ चौंक गई और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसे बेक कैन गोन ने बिस्तर से उठाया। आप क्या कर रहे हो? जियान दाओ ने पूछा। बेक कैन गोन ने जियान दाओ को जवाब देने के लिए क्रियाओं का उपयोग किया। वह उसे मास्टर बेडरूम में बड़े बिस्तर पर ले गया, फिर उसके बगल में लेट गया। केवल अब जियान दाओ को सच्चाई का एहसास हुआ, वह उसे उठा सकता था। भले ही बेक कैन गोन चुपचाप लेटा रहा और अपनी उंगलियों से उसके बालों से खेल रहा था, फिर भी जियान दाओ को लगा कि कमरे का माहौल तुरंत अस्पष्ट हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी भी रात की रोशनी जला रखी थी, जो कि दोनों के लिए एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थी। मुझे गले लगाओ, बेक कैन गोन ने शांति से अपना मुंह खोला। जियान दाओ करवट लेकर लेट गई, अपना सिर उसके हाथ पर टिका दिया तथा धीरे से अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। वास्तव में उसे यह स्थिति बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कोई वासना नहीं होती, बल्कि इससे लोगों को सहजता महसूस होती है। हालांकि आज उसे कुछ असहजता महसूस हुई, लेकिन जियान दाओ को उम्मीद नहीं थी कि बेक कैन गोन अभी भी निश्चल पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका हाव भाव बहुत शांत था। वह उसे यहाँ सिर्फ सोने के लिए ले आया। हालांकि उसे एक नया शौक मिल गया था, फिर भी वह बेचैन महसूस कर रहा था। इसलिए जब जियान दाओ गहरी नींद में सो गई, तो बेक कैन गोन ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। वाह! क्या वह उससे कुछ करने की उम्मीद कर रही थी? लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। बेशक, उनका पहला प्रयास सर्वोत्तम स्थिति में होना चाहिए था। अगली सुबह कोई व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए उसके घर आया, जिससे उसके बाद से बेक कैन गोन की छुट्टियां उबाऊ और नीरस नहीं रहीं। संभवतः इसलिए कि बेक कैन गोन ने लगातार कई मामलों को कम समय में सुलझाया, जिसमें एक सामूहिक हत्या का मामला भी शामिल था। उसकी प्रतिष्ठा पूरे पुलिस बल में फैल गई। आज जो व्यक्ति उनसे मिलने आया था, वह किसी दक्षिणी प्रांत के दूसरे दर्जे के शहर से आया एक बूढ़ा पुलिसकर्मी था। वह आदमी बूढ़ा दिख रहा है। जियान दाओ ने संदेहपूर्वक पुलिसकर्मी को घर में आमंत्रित किया। जब वह शयन कक्ष से बाहर निकला तो बेक कैन गोन का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। मेरा घर कब से मेहमानों के स्वागत का स्थान बन गया। जियान दाओ ने पुलिसकर्मी की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला और बेक कैन गोन को सौंप दिया। प्रोफेसर बेक, कृपया इस दस्तावेज को देखने में मेरी मदद करें। बेक कैन गोन और जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। फिर बो जिन यान को पुलिसकर्मी से खूनी अपराध स्थल की तस्वीरें मिली। पुलिसकर्मी ने तुरंत स्थिति समझा दी। यह एक सिलसिलेवार हत्या का मामला है जो 17 या 18 साल पहले हुआ था। कुल 5 पीड़ित थे, क्योंकि हत्यारे का तरीका एक ही था तथा कई अपराध स्थलों पर पीड़ितों के डीएनए अलग पाए गए। इसलिए पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अभी तक अपराधी का पता नहीं चल पाया है, जबकि आपराधिक कार्यवाही लगभग समाप्त हो चुकी है। पुलिस अधिकारी ने सुना कि बो जिन्यान और सिटी बी की आपराधिक जांच टीम ने सिर्फ आधे दिन में 2 पारिवारिक विनाश मामलों को सुलझा लिया था,
इसलिए वह जल्दी से भाग्यशाली मूड के साथ बो जिन्यान को खोजने के लिए यहाँ आया। उस वर्ष अपराध स्थल लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। पीड़िता का शव बहुत लंबे समय से दफना हुआ था। पुलिस ने बताया कि केवल अपराध स्थल की तस्वीरें और बयान ही उपलब्ध हैं। मैं कई वर्षों से इस केस पर नजर रख रहा हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मैं सचमुच संतुष्ट नहीं हूँ। जियान दाओ ने दस्तावेजों को पलटा। पांचों पीड़ित 5 अलग-अलग कारखानों में काम करने वाले अविवाहित श्रमिक थे, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी, जिनके चेहरे सुंदर और शरीर दुबले पतले थे। आधी रात को जब वे घर पर सो रहे थे, तभी दुर्घटना हो गई। बलात्कार के कोई निशान नहीं थे। शव को बेरहमी से पीटा गया था। ये पांचों मामले 2 वर्षों की अवधि में घटित हुए। पीड़ितों के आसपास के लोगों की गवाही के अनुसार वे सभी फैक्ट्री के सक्रिय सदस्य थे और अपने सहकर्मियों से बहुत प्यार करते थे। जियान दाओ का मूड भारी हो गया। मामला 10 साल से भी ज्यादा पुराना है और कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या वो जिन्हों मदद कर सकते हैं? इस समय बेक कैन गो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। पहला, उस साल हत्यारे की उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। दूसरा, उनका पेशा सामाजिक सेवा का काम है, जैसे पोस्टमैन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी। सेवा क्षेत्र संभवतः उन कारखानों के पास है। वह उस वर्ष के कर्मचारियों की सूची की जांच कर सकता था और देख सकता था कि क्या उस समय उनका सेवा क्षेत्र पीड़ित के रहने और काम करने के क्षेत्र से मेल खाता था। यदि नहीं, तो कम से कम करीब तो अवश्य। तीसरा, वह पीड़िता का पीछा कर रहा था। इसके अलावा यह भी संभव है कि वास्तविक जीवन में वह किसी तरह पीड़िता के निकट संपर्क में आया हो। उदाहरण के लिए किसी युवा सम्मेलन में भाग लेने के दौरान, उदाहरण के लिए सीधे तौर पर प्रशंसक के रूप में पीड़िता का पीछा करने के दौरान। यह बात भी उन्होंने स्वयं ही पता लगा ली। चौथा, हत्यारा संभवतः बहुत अच्छा नहीं है, नहीं बहुत सुंदर है, नहीं बहुत बदसूरत है, बल्कि सामान्यतः शांत और संकोची है, लेकिन कभी-कभी आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं। पांचवां, दुर्व्यवहार की शिकार पीड़िता की छवि से यह देखा जा सकता है कि अपराधी महिलाओं से नफरत करता है। यद्यपि कोई यौन संबंध नहीं था, फिर भी मुझे यकीन है कि उसके अपराध की प्रकृति सेक्स से संबंधित थी। उसे अपने माता-पिता, विशेषकर अपने पिता का ध्यान नहीं मिल पाता था। अंततः एक सीरियल किलर जो इतना विकृत हो गया है, अपनी आंतरिक जरूरतों को दबा नहीं पाएगा जब तक कि उसके पास हत्या जारी रखने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। इस तथ्य के संबंध में कि 2 वर्ष बाद उसने अचानक अपराध करना बंद कर दिया, यह संभावना है कि वह अन्य कारणों से जेल गया था। उसे कोई गंभीर बीमारी थी, उसने कहीं और अपराध किया था, या यहाँ तक कि उसने अपराध करने का अपना तरीका भी बदल दिया था। अन्य स्पष्ट जानकारी के अभाव के आधार पर मैं यह मानता हूँ कि जब तक हत्यारा जीवित है, तब तक उसके मन में इन 5 पीड़ितों की गहरी छाप अवश्य होगी। अब उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है और यह बहुत संभव है कि वह अभी भी किसी न किसी तरह से उन 5 पीड़ितों के संपर्क में रहते हों। यही कारण है कि वह अतीत को याद करते रहते हैं। वह शायद किसी कब्रिस्तान के पास रहता हो या समय समय पर कब्रों पर जाता हो। अपराधी अपराध स्थल पर पुनः भी आ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह दृश्य नष्ट हो चुका है, लेकिन जब तक वे वहां थे, अतीत की छवियां उनके मन में आती रहीं। पुलिस वाला उसी शाम चला गया। बेक कैन गोन और जियान दाओ भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि इतने वर्षों बाद वह अपराधी को पकड़ पाएंगे या नहीं। अगले दिनों में कई स्थानीय पुलिस अधिकारी पुरानी केस फाइलों के साथ बेक कैन गोन को खोजने के लिए लगातार आते रहे।
बाक कैन गोन ने उन्हें सभी बुनियादी अनुमान बताए। कभी कभी जियान दाओ उससे विनम्रतापूर्वक पूछते थे, क्या तुम थक गए हो? बेक कैन गोन ने उत्तर दिया, क्या केवल मानसिक कार्य करना मेरे लिए थकाऊ है? 5 दिन बाद बुजुर्ग पुलिसकर्मी ने फोन करके बताया कि उसे संदिग्ध व्यक्ति मिल गया है। वह 52 वर्षीय व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उस वर्ष संदिग्ध व्यक्ति बिजली कंपनी का कर्मचारी था। उसके माता पिता का तलाक हो चुका था। पुलिस ने उसके डीएनए का परीक्षण किया, जो अपराध स्थल पर मौजूद आंकड़ों से मेल खाता था। यह खबर सुनकर जियान दाओ बेहद उत्साहित हो गया और बेक कैन नगोन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। पुराने अनसुलझे मामलों पर राय लेने के लिए घर पर आने वाले स्थानों के मामले में दोनों लोगों ने पूरे दिल से सहयोग किया। इस वजह से वे पुलिस विभाग में काम करने से भी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। जियान दाओ के मन में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था। वह दिन रात काम करती थी। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी बिना किसी पूर्व सूचना के आती है। बेक कैन गोन ने स्वास्थ्य लाभ के लिए घर पर आधे महीने से अधिक समय बिताया। चीन का राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को होता है। आम तौर पर एक सप्ताह की छुट्टी होती है। कुछ वर्षों में यह मध्य शरद उत्सव के साथ मेल खाता है, इसलिए 8 दिन की छुट्टी होती है।